आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय रेस्पिरेशन चल रहा जो है वो, और रेस्पिरेशन का आज पार्ट 8 है वो, रेस्पिरेशन का पार्ट 8 है वो, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, और अगर आपको कोई क्वेरी करना हो तो इस कॉन्टैक्ट पर 9451975495 पर आप क्वेश्चन को क्वेरी कर सकते हैं बच्चों। तो अब आती है कि जिस समय हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने बताया भी था कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, लेकिन इसको वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दी। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहेगी, और इसको शेयर कर दी। इससे क्या फायदा होता है कि आपके जो और परिचित होंगे उनके पास तक जो है ये वीडियो पहुंचता रहेगा। जैसे बच्चों हमने बताया था कि जो श्वसन गुणांक होता है, श्वसन गुणांक क्या होता है, वो श्वसन गुणांक जो होता है वह है आरक्यू, इसको शॉर्ट में आरक्यू कहते हैं। इसमें निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आरक्यू कहते हैं। वो माने श्वसन गुणांक क्या होता है, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन और अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक, या इसे हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं। अब आती है कि अगला इसमें क्या होता है, फैट्स माने वसा। जब हम इसकी बात करते हैं तो वसा का आरक्यू वैल्यू कितना होता है वो, तो जिस समय हम वसा की बात करते हैं तो ये हो जाता है C51 H हो जाएगा C51 S96 और O 98 और O6 प्लस 155 O2 इक्वल टू हो जाएगा 102 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है 98 H2O। अब देखिए, जब इसकी हम आरक्यू माने ये क्या होता है, इसको ट्राइपामिटिन कहते हैं। ये जो होता है ट्राइपामिटिन ये वाला है, ये तो माने एक प्रकार का फैट होता है वो। जिस समय हम इसकी फैट्स की आरक्यू वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर जो है यूटिलाइज माने कि ऑक्सीजन की, इसको ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है वो, माने फैट के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है वो। तो इसका आरक्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आरक्यू वैल्यू हो जाएगा 1/102 कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो जाएगा और 145। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है इसकी ऑक्सीडेशन में जो है वो। तो अब आती है कि जब इसको 101/102/145 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है, जब सॉल्व करेंगे तो 0.7 आ जाता है वो। और जब एक से कम होता है, जब एक होता है तो जब 1 होता है तो बच्चों इसको हम यूनिटी कहते हैं जो है वो, और जब एक से कम होता है वो तो एक क्या कहलाता है, लेस देन यूनिटी कहलाता है। इसको हम लेस देन यूनिटी कहते हैं। और जब एक से अधिक होता है वो, देखिए यहाँ पर लेस देन यूनिटी हो गया, और अगर एक से अधिक वैल्यू होती है तो एक कहलाता है मोर देन यूनिटी कहलाता है वो, मोर देन यूनिटी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक से कम है वो, इसलिए एक कहलाएगा लेस देन यूनिटी कहलाता जो है वो। अच्छा, अब आती है कि नेक्स्ट होता है प्रोटीन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। तो जिस समय हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स का ऑक्सीकरण, तो जिस समय प्रोटीन का ऑक्सीडेशन बात करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो, माने कि उसके पदार्थ के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है वो। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो भी जो है लेस देन यूनिटी हो जाता है वो। इसकी जो वैल्यू होती है वह लेस देन यूनिटी हो जाता जो है वो, क्योंकि प्रोटीन के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है पदार्थ के ऑक्सीडेशन करने के लिए बच्चों जो है वो। अब आता है, अगला होता है ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक अम्ल का ऑक्सीकरण। तो इस श्वसन क्रिया में कार्बनिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है
कार्बनिक अम्ल मतलब कि इसमें जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये कार्बनिक अम्ल होता जो है वो, तो जिस समय कार्बनिक अम्ल का ऑक्सीकरण करते हैं तो इस क्रिया में क्या हो जाता है वो, इस क्रिया में क्या हो जाता है, जब इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, माने यहाँ पर क्या है ये जो है आप, ये जो है वो ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है वो। तो इस क्रिया में क्या हो जाएगा, आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, यहाँ पर 1 O2 है, ये 4/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये कहलाएगा मोर देन यूनिटी कहलाएगा जो है वो, मोर देन यूनिटी, माने कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाती है वो, माने मतलब क्या है, मोर देन यूनिटी हो जाएगा। अब आता है कि अगला बात करते हैं तो मांसल सकुलेंट प्लांट्स में, सकुलेंट प्लांट्स की आरक्यू वैल्यू। नेक्स्ट होता है सकुलेंट, सकुलेंट प्लांट्स माने मांसल पौधे। तो सकुलेंट प्लांट्स में आते हैं जैसे कि आपुंसिया, आपुंसिया क्या कहते हैं, नागफनी कहते हैं। अगला होता है यूफोर्बिया, यूफोर्बिया, आपुंसिया और यूफोर्बिया में जो है माने कि इसमें वैल्यू 0 होती है वो, क्योंकि ऐसे जो प्लांट होते हैं इनमें स्टोमेटा जो है रात में खुलता है वो, और दिन में जो होता है स्टोमेटा क्या होता है वो बंद होता है वो। इस क्रिया में क्या होता है कि ट्वाइस C6H12O6 माने ग्लूकोज हो गया, प्लस थ्राइस O2, ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द मैलिक एसिड बनता जो है वो C4H6 और O5 प्लस थ्राइस H2O। अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू कितना हो जाएगा वो, आर की वैल्यू यहाँ पर CO2 निकल नहीं रहा जो है वो, उसका परिणाम क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। माने क्या मतलब कि दिन के समय चूंकि कार्बनिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है वो, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी जो है वो। अब नेक्स्ट आता है माने एनएरोबिक प्लांट्स में जो है वो, नेक्स्ट ये तो रहा सकुलेंट प्लांट्स का, और नेक्स्ट होता है एनएरोबिक माने कि एनएरोबिक अनार्सी, एनएरोबिक माने अनार्सी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि एनएरोबिक में जो है O2 का यूटिलाइज नहीं होता है वो, इसलिए इसकी आरक्यू वैल्यू जो होती है बच्चों वह इनफाइनाइट या अनंत होती जो है वो, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइज जो है वो नहीं होता है वो, और इसमें क्या होता है कि C6H12O6 ए बराबर हो जाएगा ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2। अब देखिए यहाँ पर आरक्यू की वैल्यू हो जाएगी, आरक्यू बराबर हो जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0 O2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, या इसको क्या कहते हैं अनंत कहते हैं जो है, इनफाइनाइट या क्या कहा जाता है बच्चों इसको अनंत कहते हैं वो। माने इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉट यूटिलाइज द O2 गैस, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो या एथिल अल्कोहल और ट्वाइस CO2 बनाता है वो, तो ये आर की वैल्यू हो जाएगा 2 CO2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 O2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाती जो है वो। तो मतलब ये तो रहा किसके बारे में, ये श्वसन गुणांक आरक्यू होता है वो। तो मतलब कि अगर आरक्यू मालूम हो तो हम इससे मतलब श्वसनीय पदार्थ से पता कर सकते हैं कि कौन सा श्वसनीय पदार्थ बच्चों लिया गया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। नेक्स्ट हेडिंग आती है इस केस का श्वसन का
नेक्स्ट हेडिंग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसकी हिंदी होती है जीवद्रव्यी श्वसन और सेकंड हिंदी होती है प्लवमान श्वसन। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसकी हिंदी होती है जीवद्रव्यी श्वसन और सेकंड होता है प्लवमान श्वसन होता है। तो एक साइंटिस्ट आए हैं ब्लैकमान आए हैं। तो ब्लैकमान नामक जो है वो वैज्ञानिक ने खाद्य पदार्थों में कमी पत्ती के श्वसन के लिए रेस्पिरेटरी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का उन्होंने क्या काम किया, प्रयोग किया जो है वो। तो जिस समय प्रोटीन माने कि प्रोटीन का ऑक्सीडेशन माने कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में जिसमें प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों कि जिस समय हम प्रोटीन को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में हम प्रयोग यूटिलाइज करते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और सेकंड होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों सेलुलर फ्यूल कहा गया है। वो कार्बोहाइड्रेट्स को सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन कहा गया है वो। तो जिस समय कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। वो माने क्या मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स मींस C6H12O6 माने ग्लूकोज को जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अगर दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भी हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन टर्म को ही प्रयोग में लाते हैं। वो मीन्स क्या कि अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन यूटिलाइज द रेस्पिरेटरी substance other than substances of the carbohydrates that is also known as the floating respiration बच्चों कहलाता है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि नीट में भी और बोर्ड में एग्जाम से शॉर्ट नोट पूछता है वो। और नीट में जो होता है ये पूछता है कि अगर प्रोटीन का सबस्ट्रेट्स के रूप में प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है जो है वो। तो लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का हम प्रयोग करें तो भी वो किसमें कहलाएगा, वो भी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है वो। तो ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो कि इसको किया था जो है। अब आता है कि नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं तो इसमें आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। लेकिन उसके पढ़ने के पहले एक और हेडिंग जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है कि पेंटोज फास्फेट पाथवे, माने कि वो बहुत पूछता जो है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पेंटोज फास्फेट पाथवे आर, उसको कहते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे और इसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट, हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट, इसको शॉर्ट कहते हैं
EHEMS कहलाता जो है वो। माने क्या होता है कि लेकिन बच्चों इसको जो है अगले पढ़ाएंगे तो क्योंकि आज के लिए इतना ही पर्याप्त जो है वो, तो बच्चों इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।